हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कर्नाटक वार कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेकंड कर्नाटक वार हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग थर्ड कर्नाटक वार यहाँ पे डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, सारे वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, सारे लेक्चर्स को ध्यान से समझते हुए चलिएगा और सारे वर्ड्स क्लियर होते हुए चलेंगे बैक टू बैक। तो 3 वर्ड्स हुए थे, कर्नाटक के 3 वर्ड्स हुए थे। पहला कर्नाटक वार ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जो कि 1746 से 48 तक चला था। दूसरा कर्नाटक वार भी हम लोगों ने कवर कर लिया प्रीवियस वीडियो में। आज का लेक्चर पूरी तरह से आपका डिपेंडेंट होगा थर्ड कर्नाटक वार के ऊपर। ठीक है, ये कर्नाटक वार जो हो रहा था बेसिकली अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये सारे कर्नाटक युद्ध हो रहे थे भारत में एकाधिकार को स्थापित करने को लेकर के। ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था, बाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में एकाधिकार स्थापित करना चाह रहे थे। ये कर्नाटक वार का जो युद्ध स्टार्ट होने का कारण था, बेसिकली ये युद्ध स्टार्ट हुआ था यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। जो न्यूज़ यहाँ पे भारत में पहुँचते हैं, यहाँ पे भी जो भी अंग्रेज और फ्रांस जो थे उनके बीच में भी ये युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 कर्नाटक वार हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर थर्ड कर्नाटक वार भी कहते हैं, या फिर ब्रिटिश फ्रांच स्ट्रगल भी कहते हैं। तो तीनों एक ही हैं, ये ध्यान रखते चलिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। ये आपके तीनों नाम एक ही युद्ध के हैं। तो कर्नाटक वार जो है वो सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये ध्यान रखते चलिएगा, यानी सैन्य के बीच में झगड़ा है, जो कि 18 सेंचुरी के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वतंत्र शासक यानी अपने आप को एक अधिकार के रूप में स्थापित करने को लेकर के बेसिकली ये युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो थर्ड कर्नाटक वार पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, फिर जैसा हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले ओवरव्यू हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नोट्स की तरफ पढ़ेंगे। तो दिस इज थर्ड कर्नाटक वार। ठीक है, थर्ड कर्नाटक वार की अगर हम लोग बात करें या थर्ड एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी की बात करें, इसको और किस नाम से आते हैं? थर्ड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 लोगों के बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया गया था, इसमें हराया गया था, ये ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट डी लैली थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये युद्ध जो है वो 1756 से 1763 के बीच में ये लड़ा गया था। 7 इयर्स का ये बेसिकली युद्ध था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब आपका समाप्त हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्ति हुई थी उसमें ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। वो किस चीज़ की संधि हुई थी? चलिए आपको होमवर्क बताइए, आज का एक होमवर्क। ठीक है, सेकेंड कर्नाटक वार की समाप्ति में, कर्नाटक वार की समाप्ति बताइएगा किस संधि से हुई थी? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। किस संधि से हुई थी ये आपको बताना है, किस संधि से हुई थी ये बताना है आपको। तो संधि जो थी वो एक अस्थाई साबित हुई, अस्थाई साबित हुई, और 1756 में यूरोप में वापस से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया? सप्तवर्षीय युद्ध वापस से शुरुआत हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध वापस से शुरू हो गया, कहाँ पे? यूरोप में। किसके बीच में? फ्रांस के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में वापस से 7 वर्ष का युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया है। और इस युद्ध के बारे में एक बार फिर से ये युद्ध का खबर जो है वो भारत में पहुंचा, और यहाँ पे भी भारत में भी जितने भी अंग्रेज और फ्रांस थे वो उनके बीच में भी युद्ध का वातावरण यहाँ पे उपस्थित हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो भारत में जो लड़ा गया था वो 1758 से 1763 में लड़ा गया था। ठीक है,
ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, उसी वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने, क्योंकि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, बताया था ना, किसके कंट्रोल बाई, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, बताया था ना, गवर्नमेंट कंपनी थी। तो जो भारत में जो ब्रिटिश की जो बेसिकली वर्चस्व जो बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट दी लैली, ये जो नाम दिखाया मैंने, काउंट दी लैली को इन्होंने क्या किया, एक विशाल सेना के साथ इन्होंने भारत भेजा, ठीक है। अप्रैल 1758 में ये भारत पहुंचे थे। ये भारत कब पहुंचे थे? ये भारत पहुंचे कब थे? अप्रैल 1758 में ये भारत पहुंचे थे। लेकिन भारत में पहुंचने के पहले ही अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल पर विजय हासिल कर लिया था, यानी अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार को स्थापित कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से, ध्यान से समझिएगा, बंगाल में फ्रांसीसियों का जो महत्वपूर्ण बस्ती जो था चंदन नगर, प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, चंदन नगर, ठीक है। तो चंद्र नगर पर भी इन्होंने क्या कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने 1757 में। याद होगा आप लोगों को, 1757 में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे है? ये लड़ा गया था बंगाल में, जहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया था, हराया था, डिफीट किया था किसको? सिराज उद दौला वहाँ के नवाब थे। ये ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 23 जून। आगे नोट्स पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा। अभी हम लोग बस ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हुई थी थर्ड कर्नाटक वार में, ठीक है। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से, याद रखिएगा, यहाँ पे BEIC का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनका सहयोग जो कर रहे थे रॉबर्ट वाटसन कर रहे थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को यहाँ पे इन्होंने हराया था। सिराजुद्दौला के बाद बहुत बड़ी विशाल सेना थी, वो अंग्रेजों से हारने वाले नहीं थे, लेकिन सिराजुद्दौला का जो बेसिकली कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, जिसके वजह से सिराजुद्दौला की एक बहुत विशाल जो सेना का गुट था वो इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला जो था वो हार गया, ठीक है, वो हार गया। तो उसी टाइम पे ही बेसिकली बंगाल पर अपना प्रभुत्व जो है वो अंग्रेजों ने अपना स्थापित किया, ठीक है। और कब? 1758 में, जब काउंट डी लैली भारत पहुंचने के पहले, ठीक है। लाली जब भारत पहुंचा था, काउंट डी लैली जब भारत में आया, तो सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती इन्होंने क्या की? अंग्रेजों की बस्ती जो थी, इन्होंने अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर एकाधिकार अपना स्थापित किया, उसको घेरा डाल दिया, ठीक है। जून 1758 में इन्होंने क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली जो थे, काउंट लैली जो थे, वो बेसिकली तंजावुर पर घेरा डालना स्टार्ट किया। तंजावुर कहाँ पे? तमिलनाडु में। तंजावुर पर इन्होंने घेरा डालना स्टार्ट किया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि जब तक इन्होंने यहाँ पे घेरा डाला था तब तक अंग्रेजों ने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी उठाया था। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से भेजी थी तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर में भेजी अंग्रेजों ने, क्योंकि बंगाल में पूरी तरह से अधिकार जो था वो अब अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि तंजावुर में फ्रांसीसियों के द्वारा घेरा डाल दिया गया है, तो एक बड़ी सेना जो थी बंगाल से जो है वो बेसिकली अंग्रेजों ने बड़ी टुकड़ा जो है वो तंजावुर में भेजा, जिसके बाद लाली को मजबूरी वश तंजावुर से अपनी घेरा जो है वो हटानी पड़ी और फ्रांसीसियों का प्रभाव जो है वो वहाँ पे कम पड़ गया, ठीक है। तंजावुर से जब वो खाली लौटा, काउंट दी लैली खाली लौटा, तो मद्रास पर उन्होंने घेरा डालने का प्लान किया। मद्रास पर घेरा, देखिए पूरे साउथ इंडिया को कवर करने का प्लान किया जा रहा था फ्रांस के द्वारा, तो मद्रास पे उन्होंने घेरा डालने का निर्णय लिया। तो हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए उन्होंने बुलाया। काउंट डी लैली ने किसको बुलाया? बुस्सी को। बुस्सी कौन थे? हैदराबाद के गवर्नर थे। कहाँ के? हैदराबाद के। उनको उन्होंने यहाँ पे अपने सहयोग के लिए बुलाया, ठीक है, क्लियर। तो
जैसे ही हैदराबाद को बुस्सी ने छोड़ा तो अंग्रेजों को उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो हैदराबाद को इन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, अपने पक्ष में ले लिया था उस टाइम पे। तो फ्रांसीसी मद्रास पर घेरा डालने में सफल हो गए थे, फ्रांसीसी मद्रास में घेरा डालने, और फ्रांसीसी को यानी काउंट डी लैली को बुस्सी के सहयोग से मद्रास में उन्होंने घेरा डालने में सक्षम हुए, घेरा डालने में सक्षम हुए। लेकिन मद्रास में घेरा डालने के एक वर्ष के पश्चात, यानी एक वर्ष के पश्चात, एक वर्ष के बाद ही छोटी मोटी अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में झड़प स्टार्ट हो गई, जिससे फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था वो दिन ब दिन जो पावर थी वो घटती हुई जा रही थी भारत में। 1759 में अंग्रेजी सेना नायक कुक जो थे वो विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचे, ठीक है। तो मद्रास पहुंचे, अंग्रेजों की एक सेना जो थी वो मद्रास पहुंची, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किसके नेतृत्व में, कुक के नेतृत्व में, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। कुक के नेतृत्व में भारत पहुंचा और बेसिकली दोनों शक्तियों के बीच में यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा और 1760 में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ वांडीवास। एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम क्या है, बैटल ऑफ वांडीवास। ये मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच में ये आपका इस जगह स्थित होता है, ये स्थित पड़ता है। तो 1760 में मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास, ये ध्यान रखिएगा। वांडीवास ये लोकेशन कहाँ पे आज के डेट में देखने को मिलेगा, तो ये कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लोकेशन आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो बैटल ऑफ वांडीवास यहाँ पे हुआ अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में, जहाँ पे फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया गया। बैटल ऑफ वांडीवास जो हुआ था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया यानी हराया, किसको, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये क्या किया, ये हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूटे, ये ध्यान रखिएगा, सर आयर कूटे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट डी लैली कर रहे थे। ये बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ था कर्नाटका, ये मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में ये आपको जगह आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया और फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को यहाँ पे बंदी बना लिया गया था, यहाँ पे बंदी बना लिया गया था, बुस्सी को बंदी बना लिया गया, ये ध्यान रखिएगा, बंदी बना लिया गया, ठीक है। और इस युद्ध के बाद, वांडीवास के युद्ध के बाद, फ्रांसीसियों का पूरी तरह से जो थोड़ा बहुत वर्चस्व था वो पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गया। इसका रिजल्ट जो निकला वो 1763 में निकला, संधि हुई एक यहाँ पे, और ये संधि हुई यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, और इस संधि का नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, इस युद्ध का अंत हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के संधि के साथ, ठीक है। इस संधि के बाद दोनों शक्तियों के बीच में जो युद्ध था वो पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गया। ये यूरोप में संधि हुआ था, ये याद रखिएगा। पौंडीचेरी और चंद्रनगर जो एरिया था वो इस संधि के तहत फ्रांसीसी को लौटा दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया, और इस संधि में ये भी बोला गया था कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी अब भारत में कोई भी सेना नहीं रखेंगे। फ्रांसीसी यहाँ पे, अगर फ्रांसीसियों को यहाँ पे रहना है तो वो सिर्फ व्यापार पर ही उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और किसी चीज़ पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। और इसी संधि के तहत ये भी बात बोली गई कि अब फ्रांसीसियों के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं छेड़ा जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलेगा। तो पेरिस के संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार को पूरी तरह से जो था, जो बेसिकली फ्रांसीसियों के द्वारा जो डुप्लेक्स के द्वारा जो रखी गई मजबूत नींव जो थी वो पेरिस के संधि के तहत पूरी तरह से उखाड़ फेंक दी गई, और फ्रांसीसियों की पराजय एक तरह से पूरी तरह से भारत में जो राजनीतिक गुलामी का जो मार्ग था भारत के लिए वो पूरी तरह से खोल दिया, ठीक है। पुर्तगालियों डचों के पराजित होने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना पूरी तरह से एकाधिकार जो है वो भारत में स्थापित कर दिया। तो ये इस तरह ये थर्ड कर्नाटक वार इसी तरह से आपकी समाप्ति हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, जो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे अब।
ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू था। आई होप आपको 7 वर्ष का पूरा ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं थर्ड कर्नाटक युद्ध की। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 63 तक 7 साल का वार, 7 ईयर्स वार ये आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिश फ्रेंच रेवलरी जो यूरोप में चल रहा था उसी के तहत ये आपको भारत में भी इसका तीसरा कर्नाटक युद्ध का उपज हुआ, यानी नींव रखी गई। ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू रिकवर सिलेसिया एंड दैट्स व्हाई 7 ईयर वार स्टार्टेड। तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का विस्तार था और यूरोप में 7 साल के युद्ध के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था और इसलिए 7 वर्षीय युद्ध शुरुआत हुआ। ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध। तीसरा कर्नाटक वार बेसिकली 1758 क्योंकि जो काउंट डी लैली थी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अप्रैल 1758 में काउंट डी लैली भारत पहुंचे थे और थर्ड कर्नाटक वार जो था वो 7 ईयर्स वार का एक एक्सटेंशन था भारत में। ठीक है, तो 1758 से 63 थर्ड कर्नाटक वार कब से हुआ था? 1758 से 63 तक हुआ था। ठीक है, 7 ईयर का वार जो चल रहा था यूरोप में ये उसी का एक्सटेंशन था भारत में। काउंट डी लैली भारत में कब पहुंचे थे? ये अप्रैल 1758 में पहुंचे थे। उसी टाइम से ही ये कर्नाटक वार आपका फ्रांस और अंग्रेज के बीच में स्टार्ट हो गया था। भारत में उसी टाइम पे फ्रांस आर्मी अंडर काउंट डी लैली कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट इन विजयनगरम, यानी काउंट डी लैली के तहत फ्रांसीसी सेना ने विजयनगरम में अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया है। दिस एंगर द ब्रिटिश एंड दे केम ऑफेंसिव, इससे अंग्रेजी सरकार नाराज हो गए और वे आक्रामक हो गए। अंडर जनरल आयर कुटे दे फॉट अ डिसिसिव बैटल विद द फ्रेंच आर्मी, यानी जनरल आयर कुटे के तहत उन्होंने फ्रांसीसी सेना के साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, विच इन हिस्ट्री केम टू बी नोन एज बैटल ऑफ वांडीबास, जो कि बैटल ऑफ वांडीबास के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सन आयर कुटे, यहाँ पे डिस्कस किया है ना, बैटल ऑफ वांडीबास 1760। ठीक है, ये बेसिकली जो है लड़ा गया था 1760 में, ये ध्यान रखते चलेगा। अगर हम लोग स्पेशली डेट की बात करें तो ये बेसिकली 22 जनवरी को लड़ा गया था। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 22 जनवरी से हुई थी। ठीक है, 22 जनवरी 1760 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, काउज क्या था? तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? द डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड गॉट रिन्यूड इन 1756 इन यूरोप, यानी 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध के रूप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच असहमति का नवीनीकरण हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध के रूप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच असहमति का नवीनीकरण हुआ। ठीक है, डिसएग्रीमेंट का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक शेप रखा गया। तीसरा कर्नाटक वार जो है था वो एक इंडियन एक्सटेंशन था 7 ईयर्स वॉर का यूरोप में। तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में 7 साल के युद्ध का भारतीय विस्तार था, ये ध्यान रखिएगा, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लान्स ऑफ फ्रांस टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना ये क्या था, नियंत्रण बढ़ाने के लिए फ्रांसीसियों की ये पूरी तरह से योजना थी, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अटेम्प्ट टू रिकवर सिलेसिया, ऑस्ट्रेलिया अपने सिलेसिया को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रयास जैसे यूरोप में 7 साल का युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है, तीसरे कर्नाटक युद्ध का पाठ्यक्रम कोर्स क्या था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 1758 में काउंट डी लैली फ्रांसीसी सरकार के द्वारा भारत भेजा गया। फ्रांस आर्मी के तहत जिसका नेतृत्व काउंट डी लैली कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज फोर्ट सेंट डेविड और विजयनगरम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स वर ऑफेंडेड एंड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस टू फ्रेंच फ्लीट इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी बेड़े को अंग्रेजों ने नाराज किया और भारी नुकसान पहुंचाया। 1760 में एक डिसिसिव बैटल यहाँ पे लड़ा गया वांडीवास में, जो कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वांडीवास में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। ब्रिटिश डिफीटेड फ्रांस आर्मी अंडर काउंट डी लैली आफ्टर अ ह्यूज फाइट। एक बड़ी लड़ाई के बाद काउंट डी लैली ने के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। फ्रांसीसी सेना ने बैटल ऑफ वांडीवास में हरा दिया गया। फ्रांस आर्मी को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। 1771 में आत्मसमर्पण कर दिया फ्रांस आर्मी ने। लैली वॉज टेकन अ प्रिजनर, काउंट डी लैली को यहाँ पे कैदी बना लिया गया। बाद में 1766 में इंग्लैंड में उसको मार दिया गया। इस युद्ध का अंत ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ हुआ। 1763 में पेरिस की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने इस युद्ध को समाप्त किया। डेट एंडेड दिस वॉर। इस ट्रीटी के तहत, इस संधि के अनुसार चंद्रनगर जो था, चंद्रनगर और पौंडीचेरी वे रिटर्न टू फ्रांस। चंद्रनगर और पौंडीचेरी को वापस फ्रांस को वापस कर दे दिया गया था। हाउएवर दे वर बैड फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम, हालांकि उन्हें मजबूत करने से रोक दिया गया। ठीक है, ये उनको रिटर्न कर दिया गया, लेकिन उनको फोर्टिफाई करने के लिए उनको
मना कर दिया गया। दे वर अलाउड टू कंटिन्यू ट्रेडिंग इन इंडिया, अगर उनको भारत में रहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापार के ऊपर ध्यान देंगे और अंग्रेजों के अंडर में, यानी अंग्रेजों के अधीन, वो सिर्फ व्यापार पे उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और किसी भी चीज़ों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए अगर वो भारत में रहते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा, इस संधि के तहत ये बात कही गई। तीसरा, कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला? भारतीय साम्राज्य को प्राप्त करने के फ्रांसीसी उद्देश्य के ताबूत में यह आखिरी कील था, यानी यह आखिरी एम था फ्रांस का भारतीय साम्राज्य में अपने नींव को स्थापित करना। फ्रांस डिजायर ऑफ बिल्डिंग अ किंगडम इन इंडिया वर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। भारत में एक राज्य बनाने की फ्रांसीसी इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो गई, यानी जो अपना साम्राज्य स्थापित करना था फ्रांस का, वो इस युद्ध के साथ वो भी एक सपना जो था वो सपना ही रह गया। इट कन्फर्म द ब्रिटिशर्स एज द सुप्रीम यूरोपियन स्ट्रेंथ इन इंडिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च यूरोपीय ताकत के रूप में पुष्टि की गई, यानी भारत में सर्वशक्तिशाली जो इस समय बचा वो कौन था, वो इस युद्ध के बाद अंग्रेज साबित हो गए। ये पूरी तरह से साबित हो गया कि अंग्रेज यहाँ पे अब पूरी तरह से अंग्रेजों का यहाँ पे शासन स्थापित हो चुका है। इट पेव द वे ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। There were no European rivals left to the British in India to compete. भारत में अब अंग्रेजों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। पुर्तगीज, डच और अब फ्रांस के बाद भारत में कोई भी कंपनी नहीं बचा था जो कि अंग्रेजों के साथ compete कर सके। उसके जितना पावरफुल कोई भी कंपनी भारत में अब नहीं बचा था। रीजन बिहाइंड इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेल्योर। अंग्रेजी सफलता और फ्रेंच विफलता के बीच का कारण क्या था? तो साम्राज्यवादी हिट पहला कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर नेग्लेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉलिटिकल मूव्स। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक चालों के बावजूद अपने व्यावसायिक हितों की कोई उपेक्षा नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। जबकि फ्रांस जो था वो डिड नॉट फोकस ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कंपेयर टू देयर इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन। हालांकि फ्रांसीसियों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की तुलना में अपने व्यावसायिक हितों पर ध्यान नहीं दिया, व्यावसायिक हितों पर ध्यान नहीं दिया। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षियों की तुलना में ये ध्यान रखते हुए चलेगा, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे विफल बनाया और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे सक्सेस बनाया। ट्रेडिंग एंड मॉनेटरी पोजीशन, ट्रेडिंग और मौद्रिक स्थिति। बिजनेस बाय द इंग्लिश कंपनी वाज लार्जर इन एवरी एस्पेक्ट देन द फ्रेंच कंपनी। अंग्रेजी कंपनी का व्यवसाय हर दृष्टि से फ्रांसीसी कंपनी से बड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी कंपनी का व्यवसाय जो था वो हर दृष्टि से फ्रांसीसी कंपनी से बड़ा था। 1736 से 1756 तक के बीच कमर्शियल सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश कंपनी वाज 4 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ फ्रेंच कंपनी। ब्रिटिश कंपनी की व्यावसायिक सफलता फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में 4 गुना अधिक थी। कमर्शियल सक्सेस जो था ब्रिटिश कंपनी का वो 4 गुना अधिक था फ्रेंच कंपनी का। ब्रिटिश कंपनी की व्यावसायिक सफलता फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में 4 गुना अधिक थी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा 1736 से 1756 में। The monetary position of the France in the future declined with the Third Karnataka War. At the end of this war, it was not possible to pay even its armed forces. यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध के साथ भविष्य में फ्रांसीसी की मौद्रिक स्थिति में भी गिरावट आई और इस युद्ध के अंत में अपने सशस्त्र बलों को भी भुगतान करना संभव नहीं था फ्रांस सरकार को, ये ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से उनकी स्थिति जो थी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस युद्ध के बाद उनकी सेना को भी उनको पेमेंट करने का उनके पास पैसे नहीं थे। प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द इंग्लिश कंपनी, तो ब्रिटिश कंपनी वाज ए प्राइवेट फर्म, तो पहला ये निजी फर्म था। दिस प्रोड्यूस्ड क्विक डिसीजन, जिसके वजह से इन्होंने त्वरित निर्णय और आत्मनिर्भरता का उत्पादन किया एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। जबकि फ्रेंच जो फर्म था, फ्रेंच जो कंपनी थी, वो कमोबेश सरकार का एक विभाग था, जो बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, ये ध्यान रखिएगा। और उसी के अधीन कम और ज़्यादा जो भी बातें सरकार के द्वारा कही जाती थी वही इनको मानना पड़ता था। इट इंटायरली रिलाइड ऑन द गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से निर्णयों और वित्त पोषण के लिए सरकार पर निर्भर था, जिसमें अधिक समय लगता था। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के डिसीजन पर यह निर्भर था, फंडिंग और डिसीजन को लेकर के, जिससे बहुत ज़्यादा समय भी लगता था। क्विक डिसीजन नहीं ले पाते थे ये लोग, सरकार के द्वारा जो बातें बोली जाती थी वही बातें इनको फॉलो करनी होती थी, और यही कारण है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन भारत में। और मजबूत अंग्रेजी नौसेना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गया, काफ़ी बेहतर थी फ्रांस के नेवी से अंग्रेजी नौसेना। इट कट ऑफ द वाइटल सीलिंग बिटवीन द फ्रांस पोजीशन इन इंडिया एंड फ्रांस, तो इसने भारत और फ्रांस में फ्रांसीसी संपत्ति के बीच महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क को काट दिया था। तो ये भी एक पतन का कारण था। अब
आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो काफ़ी बेहतर थी। प्रेजेंस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति। फ्रेंच हैड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ओनली इन पौंडीचेरी, फ्रांस का जो गढ़ था वो सिर्फ पौंडीचेरी में ही था। इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग एट होल्ड एट 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जबकि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास नाम के 3 महत्वपूर्ण स्थानों में अंग्रेजों का गढ़ था। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस, उस समय बंगाल सबसे धनी प्रांत था। प्रोवाइडिंग द ब्रिटिश मोर मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, अपनी सेना के रख रखाव के लिए सबसे अधिक धन उनके पास उपलब्ध कराता था। पौंडीचेरी लैक्ड सच एन इनकम सोर्स, पौंडीचेरी में इस तरह के आय स्रोत का अभाव था। सुपेरिटी ऑफ द कमांडर्स, कमांडरों की श्रेष्ठता। ब्रिटिश आर्मी हैड एबल कमांडर्स एवरीवेयर इंक्लूडिंग सर आयर कुटे, रॉबर्ट क्लाइव एटसेट्रा, ब्रिटिश सेना के पास सर आयर कूट, रॉबर्ट क्लाइव आदि सहित हर जगह सक्षम कमांडर थे। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो फ्रांस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्षम नेता थे और वो थे डुप्लेक्स, वो भी फ्रांस सरकार के द्वारा उनको बुला लिया गया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया था सेकेंड कर्नाटक वॉर के दौरान, जिसके वजह से ये आपका जो पतन था वो बेसिकली फ्रांस का निश्चित हो गया जब वापस से डुप्लेक्स को बुला लिया गया फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। तो ये पूरा आपका लेक्चर था थर्ड कर्नाटक वॉर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो गई होगी थर्ड कर्नाटक वॉर से रिलेटेड। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा सभी ग्रुप्स में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। ऑल मई क्लास PDF, मई क्लास का पूरा PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो PDF अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 9716986821। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो यहाँ पे ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा PSC जर्नी 4 के नाम पे, सर्च कीजिएगा, उस अकाउंट को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। और करंट अफेयर की क्लासेस मेरी देखिए अभी फ़िलहाल 3 क्लासेस रनिंग चल रही है। करंट अफेयर की क्लास सुबह 11 बजे, पॉलिटी की क्लास रनिंग चल रही है 0 से शाम में 4 बजे, और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है ये रात के 9 बजे। तो ये 3 क्लासेस रनिंग चल रही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेक्चर्स था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसको अच्छे से कवर कर सके। मेरे नोट सफिशेंट है, मोर देन एनफ है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है तो कोई भी बुक आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नोट्स को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस टॉपिक्स को कवर कर सकें आसान भाषाओं में, दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।